रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक मिनट इधर ध्यान देना। जो ये तुम्हारे खांसी निकल रही है उस खांसी को यहाँ पर अपन सही कर रहे हैं, ठीक है। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे ही ये चैप्टर आता है, हाँ सबका फेवरेट टॉपिक है बेटा, हंसने की या चुप रहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस टॉपिक को हंसने से पहले समझ लेना कि अगर ये टॉपिक या ये चैप्टर किन्हीं क्लासेज के अंदर है ना, एनसीईआरटी आई तभी इसने चैप्टर को इन्वॉल्व किया, अगर नहीं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये लीगली तरीके से तुम्हें पता नहीं हो तो तुम इलीगली तरीके से, इलीगली मतलब कि असंगत तरीके से पता करते हो, और उसके बाद में लेक ऑफ अवेयरनेस यानी कि नॉलेज के अभाव में बहुत सारी डिजीज होती है। जैसे पहले के टाइम में क्या था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक एज बताई जाती है कि अगर लेडी की या गर्ल की उम्र 18 साल हो और लड़के की कितनी हो 21 साल, तभी जाकर के शादी होनी चाहिए, मैरिजेबल एज कहा जाता है। लेकिन जब तक ये नॉलेज नहीं था पुराने टाइम में 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल की जो बच्चे होते हैं उनमें भी मैरिज कर ली जाती थी, लेकिन उनके अंदर यूटेरेशन जिसको अपन गर्भाशय कहते हैं, गर्भाशय की पूरा जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में जो अडेप्टेशन कह सकते हैं या पूरा जो फुल्ली डेवलप या वातावरण भ्रूण के लिए तैयार होता है वो एक पर्टिकुलर एज में रहता है। लेकिन पहले शादी पहले कर देने के बावजूद क्या होता था कि पहला जो बच्चा होता था या दूसरा बच्चा होता था वो क्या हो जाता था, डेथ हो जाती थी उसकी। मोस्ट ऑफ आपने सुना है कि जो लेडीज है उनका पहला या दूसरा बच्चा जो है वो डेथ होता। क्यों होता था? क्योंकि मैरिजेबल एज नहीं थी। अब इस चीज़ का अगर नॉलेज नहीं है, जैसे अभी एक छोटी सी ये है ना मूवी आई थी, क्या नाम मूवी तक का था, छतरी वाली ऐसा करके कुछ है ना, देख लेना। क्यों? लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ नॉलेज के कारण। देखो यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, एक नाम है रेटेटेस्टिस, नाम सुना? रेटेटेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं? रेटेटेस्टिस, स्क्रोटम, वैसा डिफरेंशिया, वैसा डिफरेंशिया, ये सारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित है बेटा। चलो एक ही क्वेश्चन है, नहीं बेटा इधर हंसने वाली कोई चीज है ही नहीं, एक ही है कि मेल के अंदर एक स्पर्म एक यूरिन, इन दोनों का स्त्रावण होता है, यानी कि इन दोनों का इजैकुलेशन होता है ना, स्पर्म और यूरिन दोनों का मार्ग, दोनों का पैसेज एक ही है। कौन? पीनस। लेकिन किस टाइम स्पर्म किस टाइम यूरिन निकलेगा? डक्ट एक ही है ना। हम डेली यूरिन करते हैं लेकिन उस टाइम स्पर्म का इजैकुलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? यूरिन जो है वो अपने यूरिनरी ब्लैडर में बनता है, जिसको अपन मूत्राशय कहते हैं, है ना। जो स्पर्म है वो अपने स्क्रोटम को हम बोलते हैं वर्सन, टेस्टिस बोलते हैं, वहां पर बनता है। तो दोनों आगे चल करके एक ही नलिका में कैसे आते हैं, एक ही डक्ट में कैसे आते हैं? देखो बेटा इन शॉर्ट बोलूंगी, इस चैप्टर का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, है ना, तो अभी जो एज है आपकी रिप्रोडक्टिव एज है, इसके बाद में जब मैरिजेबल एज आएगी, है ना, तो क्या करोगे? लीगली तरीके से पता करोगे। बिल्कुल उसके अंदर जैसे हमने वो चीज पढ़ी थी जेनेटिक्स में, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया हो गया, वर्णांता हो गया, बहुत सारे ऐसे भी है, जैसे एड्स हो गया। एड्स के बाद में जब तक अवेयरनेस नहीं होता है तो किसी एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ में आप खाना भी नहीं खाते हो। आपको यही पता है कि छूने से भी फैलता है, छूने से नहीं फैलता। जब तक ब्लड, जब तक सलाइवा, जब तक स्पर्म, जब तक सीमन वो चीज़ें अपने शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, अपन को एड्स नहीं होगा। तो इस चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है। और ये चैप्टर जिस टाइम एनसीईआरटी में शामिल किया गया तो बहुत सारी स्कूल्स ऐसी थी, अगर बॉयज़ का सेक्शन है तो पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया जाता था, लेकिन अगर गर्ल्स का सेक्शन है तो इस चैप्टर को अवॉइड किया जाता था कि भाई इसमें क्वेश्चन है वैसे भी अथवा में पूछे जाएंगे तो इस चैप्टर को नहीं पढ़ाना। अगर आप इसका नॉलेज नहीं दोगे तो बच्चे इसका नॉलेज कहीं और से गेन करेंगे, लेकिन 100% करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि इस चैप्टर को पढ़ के व्यवस्थित तरीके से इस चैप्टर का नॉलेज लो, है ना। जो आप चीज हंस रहे हो, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं कि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन, मानव जनन, यानी कि युग्मकों के बनने से लेकर के लास्ट में बच्चे के जन्म तक, जो अभी हमने पढ़ा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, है ना, बच्चा बना कैसे, ये सारी प्रोसेस है। इधर ध्यान दो, जैसे एक टर्म है मेंस्ट्रुअल साइकिल,
है ना, लेडीज के अंदर या गर्ल्स के अंदर होती है। अब जिस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 से 7 दिन का होता है, वो लेडी ना तो मंदिर में एंटर कर पाती है, ना उसको किचन में एंटर करवाया जाता है। राइट और राइट? राइट। क्यों? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते तो यहां पर हम जितने भी बैठे हैं इनमें से कोई भी नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है कि उस लेडी में, उस गर्ल में प्रेगनेंसी नहीं है। जिस टाइम प्रेगनेंसी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं। ये एक प्राकृतिक मतलब नेचुरल प्रोसेस है जो गॉड के द्वारा प्रोवाइड की गई है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते तो हम में से किसी का भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, इवन न तो गर्ल्स का होता नहीं बॉयज का होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है वो अपन आगे पूरा समझेंगे, है ना। एंडोमेट्रियम वॉल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन यही बोले कि ब्लीडिंग होना, नहीं बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है 3 लेयर्स रहती है, उसमें से एंडोमेट्रियम जो लेयर है, एंडोमेट्रियम जो परत है, वो एंडोमेट्रियम परत टूटती है हर महीने, लेडीज में, गर्ल्स में, वुमेन में। और वो एंडोमेट्रियम टूटती है ना, वही ब्लीडिंग के साथ में बाहर आती है। जो हम कहते हैं कि भाई मंदिरों में या किचन में इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि पुरानी धारणा है। छोटा सा क्वेश्चन, मंदिर में चप्पल लेके क्यों नहीं जाते? भगवान मना करते? और वही एकदम नए चप्पल ले आते तो हम किचन में भी एंटर कराते, मंदिर में भी एंटर कराते। क्या? इसलिए क्योंकि चप्पल एक ऐसी चीज है जिसको हर जगह यूज किया जाता है। अपन बाहर भी पहन के जाते हैं तो उनमें बैक्टीरिया, जर्म्स ज्यादा होते हैं। और मंदिर को एकदम पवित्र जगह माना जाता है, स्वच्छ जगह, उसको अपन गंदा नहीं करें। तो इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि अपन चप्पल पहन के जाएंगे तो भगवान बुरा मानेंगे, नहीं। इसके पीछे ये रीजन है कि चप्पल के अंदर या शूज के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, कचरा होता है। वो मंदिर में यानी साफ सुथरी या पवित्र जगह में नहीं जाए। ठीक समझ में आई? तो बहुत सारे मिथ है जो आपके दिमाग में है। जैसे वो आपको एक बताया था कि मानव कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन। कौन सी छोड़ता है? CO2। पादप कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन ही लेता है और CO2 ही छोड़ता है। श्वसन की बात कर रहा हूँ, लेकिन छोटी क्लास में हमने यही पढ़ा, मानव ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, और पादप वही CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। सही है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में। फिर रात में पेड़ के नीचे सोने से मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि भू बाबा आता है। भू बाबा नहीं आता है बेटा, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आती है। तो बहुत सारे मिथ है, उन मिथ को हमें सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, कुछ हो गए, कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले इसका पूरा सीक्वेंस लिखेंगे कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक कौन कौन सी चीजें रहती है। सीक्वेंस का मतलब है कि क्रम। सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक हमने एल्गी में भी पढ़े, ब्रायो में भी पढ़े, टाइडो में भी पढ़े, जिम्नो में भी पढ़े और एंजियो में भी पढ़े। टाइडो, जिम्नो और एंजियो के अंदर आया था माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, और एल्गी और ब्रायोफाइट में आया था पुमणु, जिसको अपन ने एंथ्रेजोइड बोला था, और अंड कोशिका आया था। तो सबसे पहला स्टेप होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब है युग्मकों का क्या होना? यस, युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण, मानव की बात करें तो नर युग्मक जो है उसको शुक्राणु या स्पर्म बोला जाता है, और ये है इसको अंड कोशिका या इसको एग बोला जाता है, या इसको ओवम बोला जाता है, या इसको ओवा बोला जाता है। और युग्मक जनन की प्रक्रिया को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। ये पहली प्रोसेस रिप्रोडक्शन की। युग्मक बनना, अभी तक जनन या रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। युग्मक हर मेल में, हर फीमेल में बनते हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन हर मेल में होता है, एग का प्रोडक्शन हर फीमेल में होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन करोड़ों में होता है, एग का प्रोडक्शन मात्र 1 होता है। जिस टाइम अभी बोला ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या महत्व है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेज रहती है। सबसे पहले ब्लीडिंग फेज, 1 से लेकर के 7 दिन, 5 दिन भी होते हैं, 1 से 7। उस टाइम क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एंडोमेट्रियम वॉल का डीजनरेशन होगा। इसके बाद में दूसरी पुट्टी का अवस्था, जिसको फॉलिकुलर फॉर्म कहते हैं। FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, जिससे पुट्टिका बनती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। उस ग्राफियन पुट्टिका का क्या होता है? रप्चर होता है। क्यों? क्योंकि एक हार्मोन है LH, आगे बढ़ेंगे, उससे अंडा बाहर निकलता है। कब? 14वें दिन। टाइम बोला जाता है 10 से 17वें दिन, मोस्ट ऑफ 14वां दिन जो है जब अंडा बाहर निकलता है। जैसे अंडा बाहर निकला, पीछे वाली जो चीज बची, इसको अपन बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से वो कार्पस एल्बिकस बन जाता है। छोड़ो इसको।
अब अंडा क्या करता है, अंडाशय से होता हुआ फिम्बरी वगैरह जैसे होता हुआ आगे जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अगर इस फैलोपियन ट्यूब में जब अंडा आया, इस दौरान रिप्रोडक्शन या कॉपुलेशन होता है, तो स्पर्म क्या करता है, इस फैलोपियन ट्यूब में आता है और अंडे से मिलता है, राइट। अंडे से जैसे मिला जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज या डिवीजन हुआ या विदलन हुआ, वो चलता चलता आया गर्भाशय में, गर्भाशय से आया वो जो एंडोमेट्रियम वॉल थी, है ना, उसके पास में इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब उस लेयर के अंदर धस गया। अब धसेगा कब, जब एंडोमेट्रियम वॉल मोटी होगी। पहली वाली अवस्था में हमने बोला कि एंडोमेट्रियम वॉल का डीजनरेशन हो गया, लेकिन इस अवस्था में एंडोमेट्रियम वॉल मोटी होनी चाहिए तभी धसेगा। अब इनके लिए हार्मोन काम आता है प्रोजेस्टेरोन, आगे बढ़ेंगे। जब स्पर्म एग के साथ में मिलता है तभी जाकर के क्या होता है, भ्रूण का या जाइगोट का निर्माण होता है। अगर स्पर्म एग के पास में नहीं आता है तो वो एग कुछ टाइम बाद में डीजनरेट हो जाता है और वापस दूसरे महीने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस आ जाते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। चीज समझ में आई। अब कैसे होता है, शुक्राणु के निर्माण को अपन बोलते हैं शुक्राणु जनन, और या इसको बोलते हैं स्पर्मेटो, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसको बोलते हैं oogenesis, कोई दिक्कत। दूसरा चले, युग्मक बन गए। अब इसमें से चलने वाला युग्मक कौन सा, नर या मादा का, नर का। स्पर्म जो है वो करोड़ों में बनते हैं, क्यों बनते हैं, आगे पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। स्पर्म जो है जिस टाइम जनन होता है, जिस टाइम कॉप्युलेशन होता है, स्पर्म जो है लेडी के वजाइना से, योनि से होता हुआ उसमें प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करने के बाद में मिलता है। तो दूसरा प्रोसेस है जिसको अपन बोलते हैं वीर्य सेचन। क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन। इसको अपन बोलते हैं, एक मिनट बेटा, इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है शुक्राणुओं का यानी स्पर्म का स्त्री जनन पथ या मार्ग में प्रवेश करना। प्रवेश करने के बाद में क्या होगा, प्रवेश करने के बाद में तीसरी चीज होगी जिसको अपन बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है नर व मादा युग्मक का मिलना या संयोजन। ओके, नर और मादा मिले। चौथा क्या हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ। नर और मादा मिले, जैसे प्लांट में बात की, तो यहाँ क्या हुआ, युग्मक का इससे युग्मनज बना। क्या बना, युग्मनज। इस युग्मनज में क्या होगा, विदलन होगा। क्या होगा, विदलन, या जिसको अपन बोलते हैं डिवीजन होगा, विभाजन होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, इससे आगे भ्रूण बनेगा, लेकिन उससे भी बहुत सारी चीजें जो है पहले है। विदलन होने के बाद में देखो, निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। वहां से विदलन होता हुआ कहां जाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल के पास में आता है, और एंडोमेट्रियम वॉल के पास में आते ही क्या होता है, अंतररोपण होता है। क्या होता है, अंतररोपण। अंतररोपण मतलब वॉल के अंदर धसना, जिसको अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अंतरोपित होना। अंतरोपण जैसे होगा, इधर ध्यान दो, उसके बाद में जैसे अंतरोपित होगा तो धीरे धीरे भ्रूण जो है वो बनना स्टार्ट होगा। जो बच्चा है बनना भ्रूण से स्टार्ट होगा, यानी कि क्या होगा, उसमें सारे ऑर्गन बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसके अंदर बाह्य डर्म, मीजोडर्म और अंतरडर्म, यानी कि एक्सोडर्म, मीजोडर्म, अंतरडर्म, यानी कि हम जो आपने जो नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था उसके अंदर एक सीलोम वाली चीज पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। याद आया, सीलोम का मतलब गुहा, कूट, गुही, प्रगुहा, वही वाली चीज है। तो इसको अपन बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन का मतलब है कौन सी, एक्टोडर्म का बनना, मीजोडर्म का बनना और एंडोडर्म का बनना। जेस्टेशन पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गर्भावधि।
गर्भ की अवधि कितने दिन रहती है? 9 महीने, या जिसको अपन बोल सकते हैं 280 दिन। ठीक है, चलो आगे देखो। जेस्टेशन के बाद में क्या होगा? 7वां पार्चुरेशन, जिसको अपन बोलते हैं प्रसव, बच्चे को जन्म देना। तो स्टार्ट से लेकर के देंगे बेटा, तेरे को बधाई देंगे। हाँ बेटा, अब ये जो चीजें हमने लिखी है, युग्मक जनन आपने सुना है, वीर्य सेचन आपने सुना है, लेकिन वीर्य सेचन का प्रॉपर मीनिंग जो है यहां से पता चलता है। कितने स्टेप है? लगभग 7 से 8 स्टेप रहते हैं, उसके बाद में बच्चा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में भी एक लैक्टेशनल पीरियड आता है, वो भी अपन देखेंगे। तो ये जो अवस्थाएं है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, इसी अवस्थाओं के अंदर हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब ईमानदारी से बताओ कि ये जो 7 या 8 अवस्थाएं है पहली बार किसने सुनी? इनमें से कुछ पता थी, कुछ पहली बार सुनी है ना। जिनके हाथ नीचे है ना उनके बारे में मैं बोल देता हूँ, बेटा पहली बार सुनी है। यस, मालूम नहीं था बेटा, हमें ये पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर पढ़ाया जाएगा हम हंसेंगे। अरे डफोड़ा, इस चीज को समझो, तुम्हारे से ही रिलेट है। पहला चैप्टर ऐसा है जो ह्यूमन के रिलेट, ब्लड वाला तो आ गया है ना। ब्लड वाला मतलब जब तक इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के बारे में नहीं पढ़ाया है ना, मैंने आज सिलेबस देखा तो पता चला एक टॉपिक रह गया, तो वो टॉपिक मैंने आज समझाया। क्योंकि आप सब ऐसे हो जिनमें कुछ ऐसे जिनमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ना। शादी होगी तो क्या हो सकता है कि किसी नेगेटिव से शादी हो, मतलब कि RS नेगेटिव वाली से, और अगर ये वाली कंडीशन हो गई तो क्या करोगे? ओके, एक डॉक्टर जिसको अपन गायनोलॉजिस्ट कहते हैं, वो सारी चीजें पता करता है। मतलब कैसे करता है, और पहले डे से लेकर के 9 मंथ तक बच्चा किस चीजों से गुजरता है, कौन कौन से चेंजेस होंगे, हम सारी चीजें यहां पढ़ेंगे। ओके, हाँ बेटा बोलो, कोई बोल रहा था? किसमें? जो हाँ कितने एज तक बनता है? देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मीनार्क, जो लगभग 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, और 50 से 52 साल तक जो है वो खत्म हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको अपन बोलते हैं मीनोपोज। जो एग बनने की जब तक गर्भाशय की कैपेसिटी मोस्ट ऑफ बोला जाता है 40 साल है ना, लेकिन गर्भाशय जब तक एक्टिव है वो बच्चा बना सकता है, एग रिलीज कर सकता है ना। वो अपने पोषण पर निर्भर करता है। आज मतलब कि पुराने टाइम की बात करें तो 15 साल की एक बच्ची, मतलब बहुत साल पहले है ना, छोटी एज में है, तो वो भी बच्चे को जन्म दे देती थी, लेकिन गर्भाशय पूर्ण रूप से डेवलप है नहीं, लेकिन बच्चे को तो जन्म दिया ना। एग मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक चलेगा तब तक एग प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 14वें दिन को हम भूल नहीं सकते, न ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में से अवस्था को निकाल सकते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होते हैं 50 से 52 साल की एज, मतलब कि एग 50 से 52 साल तक बनेगा, और जब तक प्रेगनेंसी रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल में तो बच्चा बन रहा है, वो डीजनरेट कैसे होगी? एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है तो एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा हो गया तो उसने एंडोमेट्रियम वॉल को मोटा कर लिया, मोटा किया तो बच्चा क्या होगा? वो ये जो युग्मनज बना है ये उसके अंदर अंतरोपित होगा, अंतरोपित होगा तो वहां बच्चा बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो वैसे ही रहेगा, पीक पे रहेगा, हाई रहेगा। तो जब तक प्रोजेस्टेरोन कम नहीं होगा तब तक ब्लीडिंग की कोई संभावना नहीं है। तो 280 दिन या जो 9 महीने हैं तब तक तो ये चीज नहीं रहती, और उसके बाद में भी बच्चा होने के अप्रोक्स एज बताई जाती है 2 से 6 महीने। वो क्या होता है? लैक्टेशनल पीरियड है। लैक्टेशनल मतलब कि जो मदर है वो बच्चे को दूध का पाचन करवाती है, मतलब दूध का हम बोल सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं जिसको, वो करवाती है। जब तक ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मिल्क का सीक्रेशन हो रहा है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल को लगता है कि अभी भी बच्चा जो है वो बन रहा है, लेकिन बच्चा बाहर आ जाता है, फिर मिल्क जो बनना है वो स्टार्ट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ 2 से 3 महीने के बाद में वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन मतलब नसबंदी, एग बनता है, लेकिन एग जो है कहाँ हम कट लगाते हैं? 2 चीजें होती है, एक होती है वैसेक्टोमी, एक होती है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी का मतलब वैसा डिफरेंशिया, मतलब कि शुक्र वाहिनी नर की, उसमें कट लगाते हैं। और उधर की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में कट लगाएंगे। और फैलोपियन ट्यूब भी एक ऐसा रीजन है जहां पर इस एग से शुक्राणु मिलता है। अगर उसमें कट लगा देंगे एग बनेगा तो सही, क्योंकि अंडा से बन रहा है, लेकिन आगे फैलोपियन ट्यूब है वहां आकर के रुक जाएगा। और इधर से स्पर्म, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है,
पूरी। मैंने यहाँ कट लगा दी इसको और इसको इधर से बांध दिया, अगर यहाँ एग आकर के रुक जाएगा और स्पर्म तो इधर से आ रहा है तो दोनों मिल नहीं पाएंगे। और एग जो है उसका है कि एक 5 से 7 दिन के लिए एक्टिव रहता है, फिर वो डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो जिसको अपन बोलते हैं कि ब्लीडिंग के साथ में बाहर निकल जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर महीने चलते ही है वैसे भी, ठीक है। कुछ कहते हैं कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है। इरेगुलर क्यों? 4 चीजें, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, इन चारों के इम्बैलेंस के कारण कभी कभार क्या हो गया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता ही गया, यानी कि 1-2 महीने तक पीरियड्स आई नहीं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब तक पीक पे रहेगा वो तो एंडोमेट्रियम वॉल को मोटा करके रखेगा, जब उसका लेवल कम होगा तभी एंडोमेट्रियम वॉल क्या होगी? डीजनरेट होगी। और कभी कभार क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 से 7 दिन की जगह 10 से 15 दिन तक चलते हैं। क्यों चलते हैं? इन चारों हार्मोन के कारण। 2 हार्मोन है ओवेरी यानी अंडाशय के, जिसको अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और 2 हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के, जिसको अपन बोलते हैं LH और FSH, ठीक है। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप एक तो काम ये करो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेडिंग लगा करके पहले तो ये स्टेप लिखो, ठीक है। कल इस एक एक स्टेप को अपन वापस समझेंगे। बंद कर दे।